स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। 300 नक्सली, 120 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग और नक्सलियों ने ऐसा डेथ ट्रैप बिछा रखा था कि जिंदा बचकर निकलना भी मुश्किल। लेकिन देश के जांबाजों ने डटकर सामना किया, 1 इंच पीछे नहीं हटे। आज हम छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले के ग्राउंड जीरो से हमले की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर कैसे रची गई इस कायराना हमले की साजिश, कैसे 120 मिनट तक सीआरपीएफ के जवान मौत का सामना करते रहे, कैसे लाल साड़ी में एक औरत ने इन जवानों की मुखबिरी की। हमले की सारी हकीकत आपको बताएं और देखें कैसे अलर्ट होने के बावजूद 56 किलोमीटर के डेथ ट्रैप में फंस गए सीआरपीएफ के जवान। क्या हुआ जब 300 नक्सलियों के बीच घिर गए थे सिर्फ 40 जवान। लगभग 300 स्टन थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे ऊपर अंधाधुंध फायर किया। दुश्मनों का वो कौन सा प्लान था जिसकी वजह से डेथ ट्रैप में फंस गए सीआरपीएफ के जांबाज। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे, उसके बाद अचानक फायर आया। एनकाउंटर का क्या है लाल साड़ी वाली लेडी कनेक्शन। पहली गोली चलने से पहले आम के पेड़ के नीचे खड़ी एक महिला ने क्या इशारा किया। दो घंटे तक यूं ही गोलियों की आवाज से थर्राता रहा सुकमा का बुर्कापाल गांव। इसी घने जंगल में नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। हजारों राउंड गोलियां चली, हमारे 25 जांबाज शहीद हुए। नक्सलियों की लाशें बिछ गईं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे सीआरपीएफ के जवान घने जंगल में बने इस एम्बुश में फंसे। 56 किलोमीटर की वो कौन सी सड़क है जो सबसे खतरनाक डेथ ट्रैप बन गई। सुकमा एनकाउंटर से जुड़े हर सवाल की हकीकत बताएंगे, जवानों की जुबानी बुर्कापाल जंगल की पूरी कहानी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस जगह की तस्वीरें दिखाते हैं जहां सोमवार को 2 घंटे तक खेला गया सबसे खतरनाक खूनी खेल। बारूदी तीर, गोलियों से छलनी पेड़, जवानों के जूते, पानी की बोतल, जंगल में मिले जिंदा कारतूस। चप्पे चप्पे पर बिखरी हैं हमले की निशानियां। ये तस्वीरें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घनघोर जंगल, इलाका ऐसा कि चंद कदम आगे की मूवमेंट भी ना दिख पाए। इसी जगह पर हुई नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच जबरदस्त मुठभेड़। उन्होंने ह्यूमन शील्ड का जो इस्तेमाल किया है, आप ये जो सड़क है यहाँ से करीब 100 मीटर उत्तर में है और सड़क के किनारे ही गांव है। जरा इस पेड़ की तस्वीर देखिए, नीचे से ऊपर तक गोलियों से छलनी है। जंगल में जगह जगह जवानों के सामान बिखरे हैं, कहीं पानी की बोतल है, कहीं पेड़ों के नीचे खून के निशान। ये मंजर गवाही दे रहे हैं 120 मिनट के उस खूनी खेल का, जब तीनों ओर से नक्सलियों ने जवानों को घेर रखा था और सीआरपीएफ के जांबाज दुश्मनों की हर गोली का जवाब गोली से दे रहे थे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं काफी झाड़ी नुमा और काफी पेड़ पौधे हैं, और जिसके कारण से वो काफी नजदीक आ गए थे, और जिसके कारण से एक सीमित एरिया में जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको घेर लिया, और उसके बाद दोनों तरफ से लगभग करीबन 1.5 घंटे तक कंटिन्यूअस फायरिंग चलती रही। वक्त सुबह 6 बजे, जगह बुर्कापाल, सुकमा। हर दिन की तरह ठीक सुबह 6 बजे बुर्कापाल के इसी बेस कैंप से एक सीआरपीएफ की टुकड़ी निकली। मंजिल थी थोड़ी ही दूर पर बसा गांव। ड्यूटी मिली थी रास्ते में चलते हुए रोड ओपन करने की, ताकि सड़क पर कहीं कोई आईडी न लगी हो। 74वीं बटालियन की ये टीम बुर्कापाल गांव पहुंची। इस रोड ओपनिंग पार्टी के साथ सीआरपीएफ का एक और दस्ता था जो सड़क के किनारे किनारे चलकर कवर दे रहा था। अब तक किसी को अंदाजा नहीं था गांव में कुछ बड़ा होने वाला है। तभी जवानों की इस टुकड़ी में शामिल एक कांस्टेबल को लाल साड़ी वाली एक महिला दिखी, वो लेडी जो पहले कभी इस गांव में नहीं दिखी थी।
के लिए नक्सलियों ने रात से ही गांव को अपना ठिकाना बना रखा था। गांव के चप्पे चप्पे पर लेडी नक्सली खड़ी थी, जो पल पल जवानों की मुखबिरी कर रही थी। दोपहर 12:30 बजे तक सब ठीक था। वक्त दोपहर 12:40, तोरनापाल जगरगोंडा रोड। घड़ी में ज्यों ही 12:40 का वक्त हुआ, अचानक पहली गोली की आवाज सुनाई थी। जवान जब तक संभलते, गोलियों की बौछार होने लगी। ये फायरिंग गांव की तरफ से हो रही थी और निशाने पर थी वो रोड ओपनिंग पार्टी जो गांव के ठीक सामने थी। ट्रैप में फंसाने के लिए नक्सलियों ने यू शेप का एम्बुश बना रखा था, जो कुछ इस तरह था। नक्सलियों का एक ग्रुप गांव की तरफ से फायरिंग कर रहा था, दूसरा सड़क के दाहिनी ओर से और तीसरा सड़क के बाईं तरफ से। यानी जवान यू शेप में 3 तरफ से घिर चुके थे। ये यू शेप का एम्बुश था, जिसका कि एक लेग रोड के दक्षिण में था और एक लेग जो है रोड के उत्तर में था, और ओपनिंग्स जो है पश्चिम की तरफ थी, और जो क्लोज्ड पार्ट था यू का वो रोड के पूरब की तरफ था। यानी कि आप देख सकते हैं कि एम्बुश ऐसे जा करके, ये ईस्ट है, ऐसे घूम करके फिर ऐसे बुरकापाल गांव तक गया था। रोड ओपनिंग पार्टी में 40 जवान थे जो बुरी तरह घिरे हुए थे। इन जवानों की मदद के लिए आई दूसरी टीम सड़क पार जंगल में थी। फायरिंग कर रहे नक्सलियों ने अपने आगे गांव वालों को ढाल बनाकर खड़ा कर रखा था, ताकि जवान निहत्थे गांव वालों पर फायर न करें। हमारी जो पार्टी थी चार्ली कंपनी 74 बटालियन की, वो सड़क के उस पार थी। तो जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो यहाँ पे आने की कोशिश की है, तो घरों में से उनके ऊपर फायर आने लग गया। तो उसमें क्या होगा कि अब कुछ तो उसका ध्यान उधर बट गया, और इसके अलावा उन्होंने गांव वालों को आगे खड़ा कर दिया धक्का मार करके माओवादियों ने। हालांकि वो इच्छुक नहीं दिख रहे थे, गांव वाले अनविलिंग थे, फिर भी उनको जबरदस्ती गन पॉइंट पे माओवादियों ने पुश करके ट्रुप्स के आगे खड़ा किया, ताकि वो अपना फायर न कर सके और इधर आ न सके। नक्सलियों के इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान रोड ओपनिंग पार्टी को हुआ। ज्यादातर जवान इसी टीम के शहीद हुए। नक्सलियों ने जवानों के हथियार लूट लिए, वायरलेस पर कब्जा कर लिया। जंगल में मौजूद दूसरी टीम जब वायरलेस के जरिए लोकेशन पूछ रही थी, तो जवानों के वायरलेस से नक्सली जवाब दे रहे थे। यहीं से कंफ्यूजन हो गया। गोलियों के शोर में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कहां क्या हो रहा है, कौन गोली चला रहा है, किस जगह पर फायरिंग हो रही है। गांव में छिपे नक्सली अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से फायर कर रहे थे। जंगल की ओर टारगेट करके बारूदी तीर भी फेंके गए। करीब 2 घंटे तक चला ये खूनी खेल। बस्तर से संजीव पचौरी के साथ आलोक शुक्ला, इंडिया टीवी, रायपुर। सुकमा जिले के जिस डेथ वे पर नक्सलियों ने जवानों के लिए ट्रैप लगाया, 25 जवानों को शहीद किया, आखिर वो रास्ता इतना खतरनाक क्यों है? 56 किलोमीटर के इस रास्ते को ही नक्सली हमले के लिए क्यों चुनते हैं? ये वो सवाल है जो सोमवार को नक्सलियों के कायराना हमले के बाद से उठ रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। पहले भी जंगल से गुजरने वाली उस सड़क पर नक्सली घात लगाकर सीआरपीएफ जवानों पर हमला कर चुके हैं। आखिर क्या है मौत के इस रास्ते की हकीकत, देखिए। घना जंगल, उबड़ खाबड़ सड़क और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा है। इंसान तो क्या जानवर भी नजर नहीं आ रहे। जंगल से गुजरने वाली ये कच्ची सड़क कोई आम रास्ता नहीं है। ये है डेथ वे, जिसके दोनों तरफ हर वक्त मौत पहरा देती है, क्योंकि ये सड़क उस इलाके से गुजरती है जहां चलता है लाल सलाम का सिक्का, जहां सीआरपीएफ जवानों और नक्सलियों के बीच अक्सर खेला जाता है जिंदगी और मौत का खतरनाक खेल। ऐसा ही खूनी खेल सोमवार को भी हुआ। घात लगाकर बैठे 300 नक्सलियों ने जवानों को घेर कर गोलियों की बारिश कर दी। 25 जवानों को शहीद कर दिया, और ये सब हुआ उसी सड़क के एक हिस्से पर जो नक्सली हमलों के लिए पूरे देश में कुख्यात है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जंगलों से गुजरने वाली 56 किलोमीटर लंबी ये वही सड़क है जिसके कदम कदम पर मौत का खतरा मंडराता रहता है। कहीं बारूदी सुरंग, कहीं जमीन के अंदर खतरनाक बम,
कहीं पुल के नीचे डेटोनेटर तो कहीं हथियारबंद नक्सली घात लगाकर जवानों के इंतजार में रहते हैं। जांबाजों के लिए डेथ वे बन चुकी इस रोड पर ही सोमवार को नक्सलियों ने बड़ा हमला किया। तोरनपाल से जगरगुंडा को जोड़ने वाली इस सड़क के 3 तरफ नक्सलियों ने डेथ ट्रैप लगाया। जैसे ही रोड ओपनिंग पार्टी इस इलाके में पहुंची, ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। इससे पहले कि जवान कुछ समझ पाते, बड़ा नुकसान हो चुका था। नक्सली 25 जवानों को मौत की नींद सुलाकर हथियार लूटकर फरार हो चुके थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस इलाके में ऐसा क्या है जो नक्सली अक्सर बड़ा अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं। तो उसकी वजह है ये सड़क जो सीआरपीएफ जवानों के लिए डेथ ट्रैप बन चुकी है। सुकमा जिले के तोरनपाल से जगरगुंडा तक ये करीब 56 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसे गोरगुंडा होते हुए पोलमपल्ली, कंकेर लंका, बुरकापाल से लेकर जगरगुंडा तक जोड़े जाने का प्लान है। पिछले कई साल से इस सड़क को बनाने का काम चल रहा है, लेकिन नक्सली नहीं चाहते कि सड़क का काम पूरा हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले इस इलाके पर उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। यही वजह है कि 56 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर जब से काम शुरू हुआ है, तब से अक्सर नक्सली बड़े हमले की फिराक में रहते हैं। सड़क को बनाने का काम 10 साल से चल रहा है। 10 साल में सिर्फ 8 किलोमीटर सड़क बन सकी है। 46 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बचा हुआ है। नक्सली इलाके में होने की वजह से काम बेहद धीमा है। 18 बार टेंडर निकालने के बाद भी किसी ने ठेका नहीं लिया। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन सड़क बनाने का काम कर रही है। 56 किलोमीटर की इस सड़क को 7 हिस्सों में बांटकर बनाने की कोशिश हो रही है। 8 किलोमीटर का एक हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे काम घने जंगल की तरफ बढ़ रहा है, हमले का खतरा और भी बड़ा होता जा रहा है। यही वजह है कि जो टीम सड़क बनाने जाती है, उसके साथ एक रोड ओपनिंग पार्टी चलती है, जिसमें हथियारों से लैस सीआरपीएफ के जवान, क्विक रिस्पांस टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी चलता है। तो सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वजह यह है कि इस रोड को बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दोनों तरफ नक्सलियों का वर्चस्व है और नक्सली इसी रोड को लाइन ऑफ साइट के साथ अधिकतर टारगेट करते हैं। इसीलिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और इसी चुनौती से निपटने के लिए एंटी लैंडमाइन व्हीकल के साथ साथ जो पूरी सीआरपीएफ की और साथ में छत्तीसगढ़ आर्मर्ड फोर्स की टीम है, उनको डिप्लॉय किया गया है ताकि विकास का काम आगे बढ़ सके। इस सड़क के जिस भी हिस्से में काम चलता है, वहां सिक्योरिटी के लिए पूरी टीम तैनात रहती है, ताकि नक्सली हमले के हालात में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। खतरा सिर्फ सड़क के ऊपर नहीं, कई बार कच्ची सड़क के साथ साथ रोड के दोनों तरफ भी नक्सली बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं। जैसे ही जवान सड़क से चंद मीटर दूर कॉम्बिंग के लिए जाते हैं, वो धमाके का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड लगातार अपने काम में जुटा रहता है। ये घना जंगल है और इन्हीं जंगलों में रात का फायदा उठाते हुए जो नक्सली हैं, खासतौर पे इस जगह पर आते हैं और फिर उसके बाद एक्सप्लोजिव छुपा देते हैं। दरअसल रोड के करीबन ये 20 मीटर पीछे का हिस्सा है और इस हिस्से का इस्तेमाल ऑपरेशनल कार्य के लिए किया जाता है। इसी को देखते हुए नक्सली बेहद शातिर तरीके से रात के अंधेरे में आते हैं और फिर एक्सप्लोजिव इन्हीं के लिए लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हो सके। लेकिन डीएसएमडी के साथ आधुनिक इक्विपमेंट जो हैं, उसके साथ जो रोड ओपनिंग पार्टी है या फिर जो सीआरपीएफ की टीम है, वो चारों तरफ चुस्त और दुरुस्त तरीके से हर एक जगह की पेट्रोलिंग करती है। तोरनपाल से जगरगुंडा के बीच बनाई जा रही इस सड़क का काम सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि ये इलाका 17 साल तक नक्सलियों के कब्जे में रहा और पहले भी यहाँ बड़े हमले होते रहे हैं। 2010 में नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हो गए थे। 11 मार्च 2017 को भी नक्सली अटैक में 12 जवानों की मौत हुई। हर बार नक्सलियों ने हमला रोड ओपनिंग पार्टी पर किया। दरअसल नक्सलियों को डर है कि अगर देश का यह हिस्सा हाईवे के जरिए बाकी इलाके से जुड़ गया तो यहाँ विकास होगा, और अगर ऐसा हुआ तो नक्सलियों की कमर टूट जाएगी। आपने देखा कि कैसे 56 किलोमीटर की एक सड़क जांबाज जवानों के लिए खतरनाक साबित हुई, लेकिन उससे भी खतरनाक है वो शख्स जो गुरिल्ला वॉर में माहिर है। वही सुकमा हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पता चला है कि नक्सलियों के हमलावर ग्रुप को वही लीड कर रहा था। ये कितना खूंखार नक्सली है, इस बात का पता आपको इस
बात से चलेगा कि उस पर पहले से ही 25 लाख रुपए का इनाम है। बदन पर खाकी वर्दी, सिर पर फौजी टोपी, हाथ में AK-47, पैर में पुलिसिया जूते। पहली नजर में इस शख्स को कोई भी सुरक्षा बल का जवान समझकर धोखा खा सकता है, लेकिन दुबली पतली कदकाठी का यही नक्सली है सुकमा हमले का मास्टरमाइंड। नाम SZC हिडिमा, पहचान नक्सली कमांडर। खबर है कि बुर्कापाल हमले की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद हिडिमा ने ले रखी थी। मूल रूप से छत्तीसगढ़ इलाके के सुकमा का रहने वाला हिडिमा इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और गुरिल्ला वॉर का एक्सपर्ट माना जाता है। सीआरपीएफ के मुताबिक 25 जवानों की शहादत के पीछे जिस नक्सली का हाथ है उसका नाम है माडवी हिडिमा। ये पीपल गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी की बटालियन 1 जो कि बस्तर में सबसे ज्यादा एक्टिव है उसका सुप्रीमो है। इसको ग्रेहाउंड के टाइम पर जो नक्सली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भागे थे वो छत्तीसगढ़ में आके छुपे और फिर उसके बाद माडवी हिडिमा को उन्होंने ट्रेन किया। हिडिमा की यह तस्वीर साल 2007 की है। इस तस्वीर में हिडिमा नक्सली दस्ते की अगुवाई करते हुए दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका हिडिमा सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा टारगेट है, लेकिन हर बार ये बच निकलता है। हमले का ये मास्टरमाइंड सुकमा के ही स्कूल पारा गांव का रहने वाला है। पुलिस से बचने के लिए हिडिमा कई नामों का इस्तेमाल करता है। नक्सलियों के बीच ये कमांडर मांडवी, इदमुल और पोडियम भीमा नाम से भी जाना जाता है। महज 8वीं तक की पढ़ाई करने वाला हिडिमा 10 से ज्यादा नक्सली हमलों में शामिल है। बड़ी बात यह है कि इसके संगठन में कई महिला नक्सली भी शामिल हैं। हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। बुर्कापाल हमले में सीआरपीएफ पर अटैक के लिए हिडिमा ने गांव वालों को ढाल बना दिया। हिडिमा के पास अंडर बैरल रॉकेट लॉन्चर, AK-47, इंसास और बारूदी तीर जैसे खतरनाक हथियार हैं। जंगल में गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग है। इतनी तैयारी के साथ हमले के लिए आए हिडिमा से सीआरपीएफ जवानों ने बहादुरी से सामना किया। जांबाजी से गोलियों का जवाब गोलियों से दिया। लेकिन सवाल है, क्या ऐसे दुश्मन से निपटने के लिए सीआरपीएफ पूरी तरह तैयार है? एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सीआरपीएफ के पास ऐसे हथियारों की कमी है जो बड़े हमलों से निपटने में मददगार होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जवानों को 1,25,000 बुलेट प्रूफ हेलमेट की जरूरत है, जबकि सीआरपीएफ के पास सिर्फ 1800 बुलेट प्रूफ हेलमेट ही मौजूद हैं। सीआरपीएफ अब भी 38,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी से जूझ रही है। फोर्स को 668 माइनिंग प्रोटेक्टेड व्हीकल की जरूरत है। अभी तक सिर्फ 125 माइनिंग प्रोटेक्टेड व्हीकल मिले हैं। सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी 15 किलो तीव्रता का धमाका सह सकती है, जबकि नक्सली 50 किलो तीव्रता की लैंडमाइन बिछा रहे हैं। हथियारों की कमी से जूझ रही सीआरपीएफ फिलहाल जवानों की जांबाजी की बुते ही नक्सलियों से दो हाथ कर रही है। सुकमा की चिंता घाटी में कदम कदम पर मौत की दस्तक थी। हर तरफ से आती हुई गोलियां जिस्म को छलनी कर रही थीं। बम और बारूद से पूरा इलाका थर्रा रहा था। सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के ट्रैप में बुरी तरीके से फंसे हुए थे, लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच भी सुकमा के उस शेर ने 5 नक्सलियों के सीने में गोलियां उतार दी और जख्मी होकर भी जिंदा लौटा। आपको दिखाते हैं सीआरपीएफ के कांस्टेबल शेर मोहम्मद की दास्तान, जिन्होंने न सिर्फ नक्सलियों का खात्मा किया बल्कि अपने कई साथियों की जान भी बचाई। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुए उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। मेरे भी चोट लगी हुई कमर में और घुटने में, तो मशीन गन मेरे कमर में लग गया। जिस वक्त हर तरफ से हो रही थी ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार, जिस वक्त चीख पुकार से गूंज रही थी सुकमा की चिंता घाटी, जिस वक्त सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हुआ 300 नक्सलियों का खूनी अटैक, उस वक्त सीआरपीएफ का एक शेर
नक्सलियों की फौज को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। उनके सीनों पर चुन चुन कर गोलियां बरसा रहा था। अफरा तफरी और खून खराबे का वो पूरा मंजर कांस्टेबल शेर मोहम्मद उर्फ शेर खान की आंखों में अब भी जिंदा है। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुए उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। मेरे भी चोट लगी कमर में और घुटने में, मशीन गन मेरे कमर में लग गया। बुज़दिल नक्सलियों ने कितने शातिराना तरीके से अंजाम दिया था इस हमले को, किस तरह गांव वालों की आड़ में छिपकर नक्सलियों ने बिछाया था खूनी हमले का डेथ ट्रैप। एक एक डिटेल याद है शेर मोहम्मद को। शेर मोहम्मद सीआरपीएफ की उस टुकड़ी का हिस्सा थे जिसे सड़क बनवाने का काम दिया गया था। सोमवार को नक्सलियों ने पहले जवानों की लोकेशन और पोजीशन पता लगाने के लिए गाय भैंस चराने वाले गांव वालों को भेजा। तब कोई नहीं समझ पाया कि ये एक बहुत बड़ी साजिश की आहट है। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद मिनटों बाद ही सुकमा की चिंता घाटी जंग का मैदान बनने वाली है। नक्सलियों ने पहले गांव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए, तो गांव वालों के हाथ में हथियार नहीं, हम गोली कैसे मारे उनको। बाकी उनके बाद में नक्सलियों ने लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे पास आधाधुंध फायर किया। नहीं, सूचना हमारे पास कुछ नहीं, सूचना यही थी कि हमारे को सड़क निर्माण का काम कराना, बाकी आरोपी हमने लगाया हुआ था। अस्पताल में पड़े सुकमा के जिस जख्मी शेर को आज पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है, उसके घर वाले किस हाल में हैं, ये पता लगाने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार कुंदन पहुंचे सुकमा से करीब 1,500 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के पास चंदापुरा गांव में। पता चला कि गांव में सब शेर मोहम्मद को शेर खान कहकर बुलाते हैं। शेर खान के घर पर हमदर्दी जताने और हौसला देने के लिए सारा गांव जमा हुआ था, लेकिन बुजुर्ग माँ बड़े फक्र के साथ अपने बेटी की जांबाजी के किस्से सुना रही थी। उसने बोला अम्मी घबराओ मत, देश के लिए तो आया हूँ मैं यहाँ, देश की लड़ाई नक्सलियों से लड़ने को आया हूँ यहाँ, देश की हिफाजत करने के लिए। डरने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह ठीक कर देगा मुझे। उसके बाप भी फौजी थे, उसके चाचा भी फौजी हैं, और बहादुर है मेरा बेटा, डरता नहीं है। आपने सुना, वतन पर हमेशा मर मिटने को तैयार रहा है शेर मोहम्मद का परिवार। पिता नूर मोहम्मद भी फौज में रहे, चाचा भी फौजी हैं, और अब शेर मोहम्मद का 2.5 साल का बेटा भी फौज में जाने की बात करता है। शेर खान खुद भी जब महज 3 साल के थे तभी पिता गुजर गए। मुश्किल हालात में पढ़ाई की, लेकिन बचपन से ही सिर्फ एक ही तमन्ना थी, पिता की तरह फौज में जाऊंगा और जान पर खेलकर मुल्क की हिफाजत करूंगा। बहुत बहादुर है, डरता नहीं था, बोलता था कि हिम्मत से काम लूंगा। मुझे फक्र है कि मुझे देश सेवा का मौका मिला है। मेरे वालिद भी बताता कि मेरे वालिद भी फौज में हैं और उनका भैया है वो भी दिल्ली में है, सब फोर्स से हैं। पहले से ही फौज की उसको चॉइस थी जाने की, मेहनत करता था, वो रेसिंग बहुत दिन से करता था, उसका नंबर आ गया इंशाल्लाह, बढ़िया बात है। शेर खान की पत्नी गुलिस्तां को अपने शेर का इंतजार है। माँ और बहन भी राह देख रहे हैं। गांव के लड़के बताते हैं कि जब भी शेर खान गांव आते हैं तो सबको रेसलिंग, जंपिंग और रनिंग जैसी एक्सरसाइजेस कराते हैं, सबको फिट रहने की प्रेरणा देते हैं। यही वजह है कि जब से शेर खान की जांबाजी की खबर पहुंची है, गांव के लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन साथ ही ऊपर वाले से दुआ भी मांग रहे हैं कि उनका शेर खान जल्द सेहतमंद हो और एक बार फिर अपने गांव लौटे। वो गांव भी आते थे तो गांव में युवाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते थे कि कैसे फौज में भर्ती होना है और अपनी देश के लिए मर मिटना है। सुबह से ही जवानों को, जो खास करके जो युवा लड़के थे, उनको जो है गांव में रेसिंग करवाना और जंपिंग करवाना, ये सारा कुछ करते थे ताकि वो तंदुरुस्त रहे और फौज में भर्ती हो सके। कैमरामैन सुशील डोगरा के साथ कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, बुलंदशहर। उम्मीद करते हैं कि शेर खान और उनके साथी घायल जितने भी हैं सभी जल्द स्वस्थ होंगे। आगे बढ़ते हैं। ताबड़तोड़ फैसले और तय वक्त में अमल। उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने में जुटे सीएम योगी ने आज कई बड़े फैसले लिए। पहली बार यह तय हुआ कि बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं, पानी से जुड़ी परेशानियां दूर करने के लिए सूबे में 3 कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भू माफिया का काउंटडाउन कैसे शुरू हो गया है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए यूपी की प्यास बुझाने के लिए क्या है योगी का सबसे बड़ा प्लान। पूरा खारा पानी आप पी के चेक कर लीजिए, नमक हल्ला मत करो। पानी जो है बाहर से पाइप से आएगा तो
बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का भरोसा देकर योगी आदित्यनाथ को लखनऊ लौटे अभी करीब 100 घंटे ही बीते हैं और बुंदेलखंड की तकदीर बदलने के लिए पहला नंबर फ्लैश हो चुका है। 1800-1800-625। जी हां, बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए पहली बार जारी किया गया है टोल फ्री नंबर। पहली बार योगी सरकार बनाने जा रही है पानी के लिए कंट्रोल रूम। पहली बार टोल फ्री नंबर पर सुनी जाएंगी पानी से जुड़ी शिकायतें। सबने देखा था कि बुंदेलखंड की जमीन पर कदम रखते ही कैसे ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आए थे योगी आदित्यनाथ। अनाज मंडी से अस्पताल, विकास भवन, स्कूल और फिर एक तालाब तक पहुंचे थे योगी। यहां सीएम योगी ने अफसरों से पूछा था कि गर्मियों में बुंदेलखंड में पानी की किल्लत दूर करने का क्या उपाय है, क्या तरीका है जिससे तालाबों में पानी भरा रहे। तालाब के पास करीब 20 मिनट गुजारे थे। इस दनादन दौरे के बीच जब योगी आदित्यनाथ झांसी के पास बड़ा गांव की एक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां भी पानी को लेकर उनकी फिक्र साफ नजर आई। पानी पीने की व्यवस्था है, हैंड पंप के अलावा मिड डे मील में यही बनता है। योगी की इस पड़ताल का ही नतीजा था कि बुंदेलखंड की प्यास बुझाने को लेकर चिंतन और मंथन झांसी में हुई समीक्षा बैठक में ही शुरू हो गया और लखनऊ आते ही मुख्यमंत्री ने पानी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान ये कि पहली बार पानी के लिए प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम बनेंगे। कंट्रोल रूम के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1800-1800-625। डीपीआरओ नीरीश कुमार साहू को कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी दी गई है। 3 कंट्रोल रूम बनेंगे जिनमें से एक जिलाधिकारी के कंट्रोल में होगा, दूसरा कंट्रोल रूम जल निगम के कंट्रोल में और तीसरा लखनऊ में। इतना ही नहीं, नहरों के जरिए तालाबों को भरने का इंतजाम होगा ताकि इंसानों के साथ जानवरों को भी पानी मिल सके। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बुंदेलखंड में जितने भी ऑफिस हैं उनके सामने घड़े और नल लगाए जाएं। बुंदेलखंड की जो समस्या है पानी को लेकर के साफ किया जा चुका सरकार की तरफ से कि बाकायदा पानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है और बुंदेलखंड में जहां भी पानी को लेकर के दिक्कत होगी उन सभी जगहों पर लोग कॉल कर सकेंगे और ये भी अश्योर किया गया है कि कुछ घंटों के अंदर उस इलाके में पानी को पहुँचाया जाएगा क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की बड़ी समस्या रही है। इसके अलावा बिजली के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है कि कोई भी शख्स अगर बिजली को चोरी करता है तो उसकी शिकायत की जा सके और उसके बाद निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में और भी कई अहम फैसले लिए गए। मिसाल के तौर पर जन सुनवाई नाम से एक नई वेबसाइट बनाई जाएगी जिसके जरिए पूरे सूबे के लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने अपना एक ईमेल सरकार की तरफ से जारी किया गया है। हाँ, jansunwai.com ये पोर्टल है। सीएम योगी ने एक्शन का टॉप गियर लगाया तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी आज फुल एक्शन में नजर आए। आज सुबह डिप्टी सीएम केशव मौर्य अचानक पीडब्ल्यूडी विभाग के दफ्तर में पहुंच गए। डिप्टी सीएम के दफ्तर पहुंचते ही वहां हड़कंप मच गया। जो भी नोटें आई होंगी उसकी एक छोटी सी चिट्ठी बना करके आप जनप्रतिनिधियों को दे सकते हो। और ये बात मैंने उस समय कही भी थी कि ये रोडों को यहाँ से यहाँ रोड का नाम नहीं मालूम है कि पीडब्ल्यूडी से राजभवन तक जाने की ये रोड बनने जा रही है। ठीक है, लोगों को मालूम नहीं है। आपके कागज में उसका नंबर कोड वगैरह वगैरह तमाम अलग अलग चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि यह जनप्रतिनिधि भी जाने और जनता भी जाने। उत्तर प्रदेश की सरहद में रहने वाले किसी भी शख्स को सरकारी कामों में कोई अड़चन न आए, इसके लिए मंत्री से लेकर संतरी तक, पुलिस से कोतवाल तक और अफसर से चपरासी तक सबकी चूड़ियां टाइट करने में लगे हैं योगी। जिले के तमाम अफसरों को भी सख्त फरमान सुना दिया गया है कि हर रोज अपने दफ्तर में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लोगों की दिक्कतें सुने और सिर्फ सुने नहीं, 15 दिन के अंदर शिकायत दूर करके रिपोर्ट भी दें। खुशी कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। यूपी में अब जमीन कब्जा करने वालों का भी खेल खत्म होगा। योगी सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो भूमाफियाओं की लिस्ट जारी करेगी और उनके खिलाफ 2 महीने के अंदर एक्शन होगा। डेडलाइन इतनी सख्त है कि अगर 2 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो थानेदार नपेंगे। इसके अलावा यूपी में अब सार्वजनिक जगहों पर मंदिर मस्जिद बनाने वालों को भी योगी सरकार के हंटर का सामना करना पड़ेगा। भूमाफिया पर योगी का हंटर। भूमाफिया के खिलाफ बना टास्क फोर्स।
भूमाफियाओं के लिए डेडलाइन तय। 2 महीने में भूमाफियाओं की पहचान। पुलिस की लापरवाही पर थानेदार पर एक्शन। पूरे एक्शन में दिख रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक और एक्शन सामने है। इस बार योगी का हंटर उत्तर प्रदेश के भूमाफियाओं पर पड़ा है। सरकार की चौथी कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के किसी भी भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा। बाकायदा इसके लिए योगी सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो न सिर्फ 2 महीने के भीतर राज्य के भूमाफियाओं की पहचान करेगी बल्कि एक्शन भी लेगी। जहां जहां पर भी सरकारी जमीन पर जिन जिन लोगों ने भी कब्जा किया है 2 महीने के अंदर उन सभी स्थानों को चिन्हित किया जाएगा। और निजी संपत्ति पर कब्जा कोई करता है और पुलिस निष्क्रिय रहती है तो उन थाना अध्यक्षों के खिलाफ भी हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। इसका उद्देश्य यह है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। दरअसल 19 अप्रैल को विभागों के प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया था। आज कैबिनेट में इस फैसले पर मुहर लगी। अब उत्तर प्रदेश में 4 स्तरों पर लैंड माफिया की पहचान होगी। राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर टास्क फोर्स बनेगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की पहचान होगी और सरकार जमीन कब्जा करने वालों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई करेगी। अगर निजी संपत्ति पर कब्जे की शिकायत पर पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेगा तो थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन को एक्शन लेने के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है। इस फैसले के साथ योगी सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर, मस्जिद बनाने की रवायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसमें हमने सबको रखा है, कोई भी हो, चाहे किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। अब सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे नहीं होंगे धर्म की आड़ में। दरअसल पिछली सरकार पर जमीन कब्जाने के तमाम आरोप लगे थे। इस कड़ी में बीजेपी ने यूपी चुनाव के दौरान सरकार बनने पर भूमाफियाओं पर नकेल कसने का वादा किया था। इसी वादे को निभाते हुए योगी सरकार ने लैंड माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन किया है। लेकिन योगी सरकार के इस हंटर से जहां जमीन कब्जा करने के पुराने खिलाड़ी परेशान होंगे, वहीं बीजेपी के अपनों को भी कम दिक्कत नहीं होगी। ये हैं बुलंदशहर के बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी। आरोप है कि इन्होंने शहर के निजी और व्यावसायिक जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिससे वो इनकार करते हैं। लेकिन विधायक के जमीन पर कब्जा करने की शिकायत पीएमओ से लेकर मुख्यमंत्री तक हो चुकी है। बीजेपी के एक सिटिंग विधायक है, सेना से निर्वाचित है, वो और उनके भाई। क्या नाम? देवेंद्र सिंह लोधी। और उनके भाई हैं, प्रधान है, एक नया पंचायत से मेंबर हैं। इन लोगों ने मुझे आतंकित कर रखा है। मेरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान के दरवाजे के आगे दीवार लगा दी है, उसकी इंतहा कर दी है। अब तो ऐसा है, उस जमीन से जो मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो गांव की इनकी जमीन है, वहाँ बारात रुकती है, बारात वहाँ से चढ़ती है गांव के, और उसमें ही लाला के बीच में जो भी ये झगड़ा, मेरा कोई वास्ता रहा। मेरी तो छवि खराब करने के लिए वो मेरे को बदनाम कर रहा है। योगी सरकार बनने के बावजूद प्रशासन पीड़ित को कार्रवाई का भरोसा तो दे रहा है, लेकिन सत्ताधारी विधायक की वजह से एक्शन में देरी हो रही है। शिकायत मिली है, एसडीएम सदर को मैंने उसकी जांच सौंप दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जैसा होगा, मैंने बल्कि ये भी कह दिया है कि जांच के अनुसार कार्रवाई करके मुझे अवगत कराएं। अब योगी सरकार ने भूमाफियाओं पर एक्शन के लिए 2 महीने की डेडलाइन तय कर दी है। पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलने पर थानेदार पर एक्शन का आदेश जारी हो चुका है। इस बीच आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गुस्सा भड़क उठा। पत्रकार ने सवाल पूछा कि चाचा शिवपाल यादव कह रहे हैं यूपी चुनाव की हार के बाद अखिलेश इस्तीफा दें, आप क्या कहना चाहेंगे? बस पत्रकार के सवाल पर अखिलेश आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि अब सभी लोग परिवार के विवाद पर सवालों की लिस्ट तैयार कर लें, मैं एक दिन आकर सबका जवाब दे दूंगा। शिव पूजन झा नए आए हैं, इनका रंग भी थोड़ा भगवा टाइप का है। इनसे मैं कहूंगा
मई के किसी भी एक दिन आप तय कर लो, आपको जितने सवाल पूछने हैं उसके बाद ये तय करके आना कि उसके बाद सवाल नहीं पूछो। शिव पूजन झा जी आज भगवा रंग में हैं। मैं इनसे कहूंगा कि सभी पत्रकार साथियों के आप एक दिन तय कर लें। मैं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद लेकिन एक भी सवाल मत करना, क्योंकि राजनीति होने दो, देश बर्बाद हो जाएगा तो झा साहब आप कहीं नहीं मिलोगे। तुम्हारे ऐसे लोगों की वजह से ही देश बर्बाद हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी है, जब घटना हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल है हमारी झा साहब, और एक दिन तारीख तय कर लो, घर वाली बातें सब एक दिन में कर लो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई थानेदार एक बुजुर्ग की सिर्फ इसलिए बुरी तरह पिटाई करे, वो भी सरेआम, क्योंकि बुजुर्ग ने अपने टू व्हीलर से चाबी निकालने का विरोध किया था? ऐसा हुआ। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान इंदौर में यह चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। पहले एक बुजुर्ग शख्स और पुलिस वाले के बीच कहासुनी हुई और उसके बाद थानेदार ने बुजुर्ग के ऊपर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश पुलिस का एक सूत्र वाक्य, देशभक्ति, जनसेवा। कैसे करती है जनसेवा मध्य प्रदेश की पुलिस, ये हम आपको दिखाते हैं। यकीन मानिए, एमपी पुलिस की जनसेवा की तस्वीर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इंदौर के एक हाईवे पर पुलिस के एक अधिकारी एक बुजुर्ग पर कहर ढा रहे हैं। देखिए पहले ये किस तरह बुजुर्ग को धक्का देंगे और फिर इस बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते। 1, 2, 3, 4 थप्पड़। इसके बाद घटना का वीडियो बनाने वाले के दिल में भी डर बैठ जाता और वो फौरन मोबाइल बंद कर देते, लेकिन थप्पड़ रुक गए। पुलिस का ये अधिकारी कौन है? आखिर क्यों ये इस बुजुर्ग पर बेतहाशा टूटा? कौन है ये अधिकारी जिसे एक बुजुर्ग की उम्र का भी लिहाज नहीं है? मध्य प्रदेश के किस शहर का है ये वीडियो जो वायरल है? वो वीडियो जो मध्य प्रदेश पुलिस की जनसेवा के मंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है। अब आपको पूरा माजरा समझा दें। ये वायरल वीडियो है इंदौर के सुदामा नगर। एक बुजुर्ग पर बेतहाशा थप्पड़ बरसाते ये है थाना प्रभारी एमपी ओझा, और बुजुर्ग को दूर खींच कर ले जाता ये है कांस्टेबल अनिल सांगला। दरअसल इंदौर के सुदामा नगर के थाने के प्रभारी एमपी ओझा रेलवे ब्रिज के ऊपर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ टू व्हीलर से गुजरे। पुलिस ने इन बुजुर्ग को रोका, इनसे गाड़ी के कागजात दिखाने के लिए कहा। बुजुर्ग का कसूर बस इतना था कि उन्होंने ये पूछ लिया कि चेकिंग क्यों हो रही है। इसके बाद थाना प्रभारी ने उनकी टू व्हीलर की चाबी निकाल ली। बुजुर्ग ने जब इसका विरोध किया तो बात और बढ़ गई। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आप देखिए आज की बात, लेकिन उससे पहले देखते हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर ओ माय गॉड।